देखिए, चुनाव सिर्फ जीत और हार की कहानी नहीं होते। वो एक जनादेश होते हैं, 5 साल की एक जिम्मेदारी की शुरुआत। आज हम ये देखेंगे कि मौरानीपुर के चुनावी डेटा को वहां के लोगों के लिए शासन के एक मजबूत ब्लूप्रिंट में कैसे बदला जा सकता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम मौरानीपुर की जमीनी हकीकत से शुरू करेंगे, फिर डेटा के इशारों को समझेंगे और आखिर में एक ऐसा रास्ता तैयार करेंगे जो जमीन पर असल बदलाव ला सके। मौरानीपुर ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये बुंदेलखंड की मिट्टी की, वहां के लोगों के जज्बे की कहानी है। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी जमीन और मौसम से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। इसकी हकीकत को समझने के लिए हमें पहले इसकी मिट्टी की नब्ज को महसूस करना होगा। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, मौरानीपुर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बिल्कुल दिल में बसा है। ये वो इलाका है जो अपनी खेती किसानी के लिए भी जाना जाता है और पानी के लिए अपने कभी न खत्म होने वाले संघर्ष के लिए भी। यहाँ जिंदगी की लय, उम्मीदें, निराशा सब कुछ मौसम के मिजाज पर तय होता है। जरा सोचिए, एक किसान हर साल आसमान की तरफ देखता है, उस बारिश का इंतजार करता है जो न सिर्फ उसकी फसल बल्कि उसके परिवार का भविष्य भी तय करेगी। यही बुंदेलखंड की हकीकत है, एक कृषि प्रधान दिल जिसकी पहचान सूखे से बन गई है। यहाँ की सबसे गहरी चिंताएं मौसम की अनिश्चितता से ही जुड़ी हैं। तो मौरानीपुर की राजनीति को समझने के लिए इसकी सामाजिक बनावट को समझना बहुत जरूरी है। ये एक आरक्षित सीट है जहां अनुसूचित जाति, खासतौर पर अहिरवार समुदाय, एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन मुद्दे वही हैं जो हर किसी के हैं: पानी, सड़क, बिजली और सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। नौकरियों की कमी के कारण नौजवानों को घर छोड़ना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ का हर चुनाव असल में इन्हीं बुनियादी जरूरतों पर एक जनमत संग्रह बन जाता है। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब चलिए आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, देखते हैं कि ये नंबर्स हमें चुपचाप कौन सी कहानियां सुना रहे हैं। जब हमने डेटा को खंगाला तो 3 बहुत दिलचस्प सिग्नल सामने आए। पहला, ये एक क्लासिक स्विंग सीट है। दूसरा, यहाँ के वोटर्स अब पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और सक्रिय हो गए हैं। और तीसरा, हाल के चुनावों में सत्ताधारी पक्ष ने अपनी पकड़ काफी मजबूत कर ली है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। मौरानीपुर की वफादारी कह सकते हैं कभी किसी एक पार्टी के साथ नहीं रही। देखिए ना, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, सबने यहाँ सत्ता का स्वाद चखा है। इसका मतलब क्या है? साफ मतलब ये है कि मौरानीपुर के वोटर किसी पार्टी के लेबल से नहीं बंधे हैं। वो काम देखते हैं, वो नतीजे चाहते हैं। और ये सिर्फ ज्यादा लोग वोट नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा मांग कर रहे हैं। 90 के दशक में जहां वोटिंग परसेंट 55 के आसपास था, आज वो 65% के पार है। ये एक तरह की खामोश क्रांति है। इसका मतलब है कि वोटर अब चुप नहीं है, उसकी आवाज बुलंद है, उसकी उम्मीदें ऊंची हैं और वो ठोस एक्शन चाहता है। और 2022 में सत्ताधारी दल ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, उन्होंने अपना दबदबा दिखाया। 21% से ज्यादा का फर्क, ये किसी भी चैलेंजर के लिए एक बहुत बड़ी दीवार की तरह है। सवाल ये उठता है कि इस मजबूत किले को भेदा कैसे जा सकता है। तो सवाल वही है, 2022 में ऐसा नतीजा आया क्यों? इसका जवाब किसी एक व्यक्ति में नहीं है, जवाब सिस्टम में छिपा है, उन राजनीतिक ताकतों में जो मौरानीपुर में काम कर रही हैं। चलिए इन सिस्टम्स का ही विश्लेषण करते हैं। मौरानीपुर का चुनाव एक तरह से 4 कोनों वाली रस्साकशी जैसा है। 4 बड़ी पार्टियां मैदान में हैं और बीएसपी की मौजूदगी अक्सर अहम दलित वोटों को बांट देती है। अब जब वोट इस तरह बिखरता है तो जो भी पार्टी अपने वोट बैंक को एकजुट रख पाती है, उसे एक बड़ा फायदा मिल जाता है। और ऊपर से इनकम्बेंट के पास जो संसाधन होते हैं वो तो हैं ही। ये एक बहुत ही मुश्किल समीकरण बन जाता है। हमारे लोकतंत्र के दिल में एक बहुत ही सरल विचार है: हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का हक है। और ये सम्मान सुनिश्चित कैसे होता है? ये होता है तथ्यों पर आधारित खुली बातचीत से। ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम जवाबदेही की मांग करें ताकि शासन असल में लोगों के लिए काम करे। अब ये नंबर्स देखिए, ये कहानी को और साफ करते हैं। समाजवादी पार्टी ने लगातार लगभग 30% वोट बनाए रखा है। एक मजबूत आधार, पर शायद जीतने के लिए काफी नहीं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और उसके सहयोगियों का वोट शेयर 2022 में उछलकर करीब 52% पर पहुंच गया। तो एक चैलेंजर के लिए असली पहेली यही है, इस बड़े गैप को कैसे भरा जाए।
तो अब तक हमने देखा कि क्या हुआ और क्यों हुआ। अब हम आगे की ओर देखते हैं, एक चैलेंजर के नजरिए से उसकी रणनीतिक स्थिति का एक बिल्कुल साफ और सच्चा आंकलन करते हैं। किसी भी चैलेंजर को अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों को ईमानदारी से देखना पड़ता है। ताकत क्या है? एक समर्पित स्थानीय कैडर है, उम्मीदवार की पहचान समुदाय से जुड़ी हुई है। लेकिन कमजोरियां भी हैं। सत्ता में न होने का मतलब है कम संसाधन और शायद एक ऐसी छवि जो बुंदेलखंड के पानी और रोजगार जैसे जमीनी मुद्दों से सीधे न जुड़ पाए। लेकिन हर चुनौती में मौके भी छिपे होते हैं। स्थानीय मुद्दों पर जो सत्ता विरोधी भावना है वो एक मौका है। कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में जो कमियां हैं वो एक मौका है। बीएसपी या बीजेपी के जो निराश वोटर हैं उन तक पहुंचना एक और मौका है। पर खतरों से भी सावधान रहना होगा। एक मजबूत सत्ताधारी गठबंधन, दलित वोटों का बंटवारा और विपक्ष के सुनियोजित सूचना अभियान। तो अब हम विश्लेषण से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा व्यावहारिक रोड मैप जो दिखाता है कि कैसे जनता का विश्वास जीतने के लिए एक ठोस योजना बनाई जा सकती है। तो आप विश्वास कैसे बनाते हैं? ये एक 90 दिन का स्प्रिंट है। पहले 30 दिन सिर्फ सुनना। हर गांव में जाइए, हर दरवाजा खटखटाइए, हर चिंता को समझिए। अगले 30 दिन अपने सबसे वफादार समर्थकों को संगठित कीजिए, उन्हें एक मिशन दीजिए। और आखिरी 30 दिन अपनी गति बढ़ाइए और लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित कीजिए। सुनो, संगठित करो और फिर तेजी लाओ। ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। विश्वास कमाएं, शोर न मचाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बड़े बड़े भाषणों और खोखले नारों को छोड़ देना। इसका मतलब है लोगों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना और ठोस विश्वसनीय समाधान पेश करना। मतलब हर बातचीत में प्रामाणिक और भरोसेमंद बनना। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हमारा ध्यान चुनाव के अंतिम उद्देश्य पर है, एक प्रभावी जन केंद्रित शासन। चलिए पानी के मुद्दे को ही लेते हैं। बुंदेलखंड में पानी सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है, ये एक आर्थिक संकट है। तो एक गंभीर राजनीतिक मंच सिर्फ ज्यादा कुओं का वादा नहीं कर सकता, उसे वर्षा जल संचयन और स्थायी सिंचाई के लिए एक विश्वसनीय ठोस योजना पेश करनी चाहिए। सिद्धांत सरल है, लोगों की आजीविका को अपने वादों से सीधे सीधे जोड़िए। आधुनिक अभियानों में डेटा एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन भारत के कानूनों के तहत इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। इसका मतलब है लोगों की निजता का सम्मान करना और उनकी सहमति से ही उनका डेटा लेना। ये सिर्फ कानूनी बात नहीं है, ये हर नागरिक के सम्मान की बात है। राजनीति में हमेशा दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है विभाजन और ध्रुवीकरण का। ये एक हारी हुई रणनीति है जो सिर्फ अविश्वास पैदा करती है। दूसरा रास्ता है विश्वास, ठोस समाधान और हर एक मतदाता के सम्मान पर बनाया गया है। यही एकमात्र रास्ता है जो स्थायी जीत की ओर ले जाता है। और अंतिम दृष्टिकोण, जनता के जनादेश को उनके दैनिक जीवन में ठोस, मापने योग्य सुधारों में बदलना। यही राजनीति से परे का असली उद्देश्य है। डेटा का उपयोग जरूरतों को समझने के लिए करना और चुनाव को सेवा करने का एक अवसर समझना। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 0080 420 41602. Purpose beyond politics.